नमस्कार दोस्तों, मोहित स्टडी आईक्यू सेंटर में आपका स्वागत है। आज हम मैथ पेडागोजी से संबंधित महत्वपूर्ण क्वेश्चंस को देखेंगे जो सीटेट एग्जाम्स के लिए इंपॉर्टेंट होंगे। एक कंप्लीट जो है पेडागोजी वीडियो है जो आपकी परीक्षा के लिए इंपॉर्टेंट होंगे। वीडियो को आखिर तक देखिएगा, लास्ट तक क्वेश्चंस को सॉल्व करिएगा। अच्छा लगे तो जो है 100 लाइक्स का टारगेट है, लाइक जरूर करिएगा। किसी भी क्वेश्चन से रिलेटेड कोई क्वेश्चन नजर आए तो आप कमेंट जरूर कर देना, शेयर करना अपने दोस्तों के साथ ताकि वो भी इस वीडियो का लाभ ले सकें। और अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज चैनल को भी सब्सक्राइब कर लेना। पहला क्वेश्चन है, गणित शिक्षण में सीखने द्वारा करना मतलब लर्निंग बाय डूइंग की विधि किस सिद्धांत पर आधारित है? तो लर्निंग बाय डूइंग का जो सिद्धांत है वो आधारित है रचनावाद पर। आंसर है बी। ठीक है, जहां पे बच्चा स्वयं अपने ज्ञान का निर्माण करता है, एक्टिव फॉर्म में जो है क्रियाएं करता है ना, आलोचनात्मक चिंतन करता है, यही सारी चीजें होंगी इसके अंदर। ठीक है, बच्चों को गणितीय अवधारणाएं सिखाने का सबसे अच्छा तरीका कौन सा है? तो जब हम बच्चों को गणितीय अवधारणाएं, मैथमेटिकल जो कॉन्सेप्ट्स होते हैं उसको सिखाते हैं तो हम बच्चों को परिभाषा रटवाते नहीं है, ना ही हम कोई बुक दे देते हैं। हम बच्चों को जो है ठोस क्रियाएं करवाते हैं। तो बच्चा क्या है, जब वो मूर्त रूप से सीखेगा ठोस क्रियाएं, जैसे किसी लकड़ी की छड़ से जो है गिन तारा या गिनना, बटन का प्रयोग कर देना, बहुत सारे प्रैक्टिकल जो होते हैं ना बच्चों में प्राइमरी स्कूल में, है ना, काउंटिंग कराने के लिए हम कुछ बॉल्स रख दिया, खिलौने रख दिया, है ना, ये सारी। तो यही सारी, जैसे हमने भिन्न की अवधारणा बच्चों को पढ़ाना चाहते हैं तो हमने एक केक को जो है आधे हिस्से में काट दिया। तो कुछ इस प्रकार से हम चीज़ों को पढ़ा सकते हैं। ठीक है, तो ठोस वस्तुओं से सिखाना। तो हम आमतौर पे क्या होता है कि ठोस से अमूर्त की तरफ चलते हैं, ठोस से हम अमूर्त की तरफ बढ़ते हैं इस कॉन्सेप्ट में। गणित के शिक्षण अधिगम प्रक्रिया के दौरान यदि विद्यार्थी से गलतियां होती हैं तो एक प्रभावी टीचर को इन गलतियों को किस प्रकार देखना चाहिए? बहुत बार ये क्वेश्चन कराया गया है कि भाई देखिए, जो गलतियां होती हैं वो सीखने का एक रास्ता है। बच्चे गलतियों से ही तो सीखते हैं। तो यहाँ पे गलतियों को हमें दंड का आधार नहीं बनाना चाहिए, ना ही विफलता मान लेना चाहिए या बच्चे के संदर्भ में अक्षमता मान लेना चाहिए, बल्कि जो गलतियां होती हैं वो सीखने की प्रक्रिया का स्वाभाविक भाग है और ये सुधार का अवसर प्रदान करती हैं। आंसर है ऑप्शन सी। जैसे कई बच्चे 7 + 3 = 13 लिख देता है, तो अब हमें पता चला कि 7 + 3 = 13 नहीं 10 होता है। तो यहाँ पे जो कॉन्सेप्ट है उसमें कहीं ना कहीं हमने कमी छोड़ी है। तो हम बच्चों से क्या करेंगे, बातचीत करेंगे, हम बच्चों से गतिविधियां कराएंगे। इन बातचीत और गतिविधियों से ही हम बच्चे के अंदर जो है थ्योरी डेवलप करने का प्रयास करेंगे। ठीक है, तो ये एक रचनावादी जो है दृष्टिकोण होता है। गलतियों को हमें स्वाभाविक रूप से सुधारने का प्रयास करना चाहिए। चौथा प्रश्न है, यदि किसी विषय को बार बार अधिक गहराई और जटिलता के साथ सिखाया जाता है तो इसे क्या कहा जाता है? जब हम किसी चीज को बार बार हम पढ़ते हैं, बार बार जो है जटिलता से सिखाने का प्रयास करते हैं तो इसे सर्पिकल अधिगम कहते हैं। ध्यान रखिएगा, आंसर है बी। ठीक है, गणितीय चिंतन या मैथमेटिकल जो है थिंकिंग को विकसित करने का सबसे उपयुक्त कार्य कौन सा है? तो अगर बच्चे के अंदर मैथमेटिकल जो है थिंकिंग डेवलप करना चाहते हैं तो जो सबसे बेहतर कार्य होगा वो है समस्या समाधान गतिविधियां। बच्चों को ऐसी समस्याएं दीजिए और उसको समाधान निकालने के लिए वो कहिए कि प्रेरित करिए कि इस क्वेश्चन का सॉल्यूशन ढूंढो। ठीक है, इससे क्या होता है, थिंकिंग से बच्चे के अंदर आलोचनात्मक सोच, इससे क्या होता है, बच्चे के अंदर आलोचनात्मक सोच डेवलप होती है ना। आंसर है सी। एक प्रभावी जो है गणित पाठ्यक्रम तैयार करते समय सबसे अधिक ध्यान हमें किस बात पर देखना चाहिए? तो देखिए, अगर मैथ का सिलेबस आप तैयार कर रहे हैं तो सबसे ज्यादा ध्यान आप किस बात पर रखेंगे कि ऐसा सिलेबस होना चाहिए जो केवल केवल प्रतिभाशाली बच्चों की समझ में आए, या फिर वो कठिन और उच्च स्तरीय विषय होने चाहिए ताकि बच्चे और ज्यादा सोचें इस बारे में, या फिर उसे रट कर याद कर ले ऐसा होना चाहिए, या फिर बच्चों के जीवन अनुभव वास्तविक परिस्थितियों से जुड़ा होना चाहिए? आंसर है ऑप्शन डी। ठीक है, गणित शिक्षण में समूह कार्य का मुख्य उद्देश्य क्या होता है?
तो देखिए ग्रुप में जब कोई एक्टिविटी कराई जाती है, ग्रुप्स में जब कोई बच्चा जो है वर्क करता है मिल करके, तो इससे क्या होता है, बच्चों में जो है सहयोग की भावना डेवलप होती है और कम्युनिकेशन स्किल्स सुधरती है, एक दूसरे के प्रति जो है संवाद की भावना डेवलप होती है, भाईचारे का विकास होता है ना, समस्या समाधान की क्षमता, दोनों के अपने अपने आइडियाज होंगे उसको शेयर करते हैं, तो उससे बच्चों के अंदर एक नई प्रकार की सोच डेवलप होती है। आंसर है सी। अगला प्रश्न है, गणित की संकल्पनाएं जो है बच्चों को कब अधिक अच्छी तरीके से समझ में आती है। तो देखिए गणित मैथ्स के जो कॉन्सेप्ट होते हैं वो बच्चों को कब सबसे अच्छे तरीके से समझ में आते हैं, ये क्वेश्चन है। तो जब वो दूसरों को सुनते हैं तब समझ में आते हैं, या वो जब बच्चे स्वयं गतिविधियां करते हैं। तो देखिए बहुत ही आसान सा प्रश्न है लेकिन बहुत ही इंपॉर्टेंट है। आंसर है बी, जब बच्चे स्वयं गतिविधियां करते हैं तब जो है मैथमेटिकल जो कॉन्सेप्ट होते हैं वो बहुत आसान। तो मैथ जो होती है वो आप प्रैक्टिस से आती है, जितना ज्यादा आप प्रैक्टिस करेंगे उतने ही ज्यादा आप मैथ्स के करीब होते जाएंगे। ठीक है, तो प्रैक्टिस जो है यहाँ पे मैथ में बहुत जरूरी है। अगला प्रश्न है, यदि गणित की कक्षा में टीचर जो है बच्चों से किसी समस्या का उत्तर सीधे ना बताकर उससे उनसे पूछता है कि तुम्हें क्या लगता है ऐसा क्यों हुआ है, या फिर ये बोले कि अगर हम इसे दूसरे तरीके से सॉल्व करें तो उत्तर क्या आएगा, परिणाम क्या आएगा, तो टीचर का यह तरीका जो है बच्चों में किस प्रकार की क्षमता को विकसित करना है। अब देखिए कितना 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 अच्छा क्वेश्चन है, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। ये बच्चे के अंदर टीचर जो है रटने की आदत डेवलप कर रही है, या फिर केवल जो है गणना करने की गति बढ़ा रही है, या गणना करने की आदत डेवलप कर रही है, या बच्चे के अंदर अनुमान लगाने की क्षमता डेवलप कर रही है, तर्क शक्ति की डेवलप कर रही है। आंसर है ऑप्शन सी। ठीक है, गणित में आकलन का उद्देश्य क्या होना चाहिए। तो भैया गणित में जो आकलन होता है वो केवल अंक देना नहीं होता, बच्चों की रैंकिंग बनाना नहीं होता, फेल और पास करना नहीं होता, उनके सीखने की जो प्रगति है, प्रोग्रेस है, उसको जानना होता है। और उसमें अगर सीखने की प्रक्रिया में कोई कमी रह गई हो तो उसको जो है निदान करना होता है, उसको दूर करने का प्रयास करना होता है। आंसर है डी। 11वां प्रश्न है, गणित शिक्षण में कंक्रीट से अमूर्त की ओर बढ़ना किस सिद्धांत से संबंधित है। कंक्रीट से अमूर्त मतलब मूर्त से अमूर्त की तरफ, मूर्त से अमूर्त की तरफ। मैंने आपको अभी थोड़ी देर पहले बताया, बच्चा जहां यहां पर जो है गतिविधियां कर देगा मूर्त रूप से, जैसे अरे किसी खिलौने से खेलना, या मैथमेटिकल्स जो शिक्षण जो है विधियां होती है ना, जैसे इक्विपमेंट उपकरण होते हैं ना, जैसे अबेकस हो गया, गिन तारा हो गया, है ना, जियो जेब्रा हो गया, जियो बोर्ड हो गया, ये सारी चीजें खिलौना या बटन्स या बीज या बीड्स जिसको कह सकते हैं, इन सब के माध्यम से बच्चा जो है गणितीय अवधारणा को समझने का प्रयास करता है। फिर धीरे धीरे वो अमूर्त रूप से सोचने लगता है, मतलब सिंबॉलिक रूप से। आपने उसको क्वेश्चन दिया, वो दिमाग में सोचा उसने, उस क्वेश्चन का उत्तर, जैसे आपने बच्चे से कहा 2+2 कितना होता है, तो जब बच्चा बड़ा हो जाएगा ना तो अपने आप बताएगा 2+2 4 होता है आंसर, है ना। तो यहाँ पे ये जो सिद्धांत होता है ये सिद्धांत कहलाता है संरचनावाद का सिद्धांत है। ठीक है, आंसर है ऑप्शन बी। गणित केवल संख्या की पढ़ाई नहीं है बल्कि यह तर्क और विश्लेषण की भाषा है। यह कथन किसका है। पोल्या, जॉर्ज पोल्या इसका नाम है। आंसर है सी। त्रिकोण की अवधारणा सिखाते समय सबसे उपयुक्त उपकरण कौन सा है। त्रिकोण की अवधारणा अगर बच्चों को सिखाना है तो सबसे बेहतरीन जो चीज है वो है जियो बोर्ड। इसमें क्या होता है, एक लकड़ी का बोर्ड होता है या प्लास्टिक का होगा, इसमें छोटी छोटी कीलें लगी होंगी। ठीक है, अब एक धागे के माध्यम से या रबड़ बैंड के माध्यम से त्रिकोणीय आकृति हम बनाने का प्रयास करेंगे। तो एक कोने से दूसरे कोने को जोड़ेंगे, फिर यहां से स्ट्रेच करेंगे उस रबड़ को, यहां से जोड़ेंगे, तो ये त्रिकोण, या हम वर्ग हो या आयत हो, किसी तरीके की भी ज्यामितीय अवधारणाओं को सिखाने के लिए सबसे बेस्ट उपकरण माना जाता है जियो बोर्ड। ठीक है, अगला प्रश्न है, एक त्रिभुज जो है जिसकी जो है सभी भुजाएं अलग अलग लंबाइयों की होती हैं वो क्या कहलाती हैं। तो देखिए जिनकी सभी भुजाएं अलग अलग लंबाई की होंगी उसे हम विषम बाहु त्रिभुज कहते हैं। आंसर है ऑप्शन ए। ठीक है, जब बच्चा जो है जोड़ने में उंगलियों का इस्तेमाल करता है तो वो किस स्तर पर है। तो अगर बच्चा उंगलियों का इस्तेमाल कर रहा है, किसी उपकरण का इस्तेमाल कर रहा है, या किसी जो है गणितीय जो है उपकरण होते हैं ना, अब एक इन सब चीजों का इस्तेमाल कर रहा है, तो यहाँ पे बच्चा अभी मूर्त अवस्था में है। अवस्था कहाँ है, मूर्त अवस्था में। तो आंसर है ऑप्शन कॉन्क्रीट स्टेज, ऑप्शन सी।
16वां प्रश्न है, सबसे उपयुक्त संज्ञानात्मक कौशल क्या है जो विद्यार्थियों को विशेषताओं और गुणों के आधार पर आकृतियों को पहचानने और उनका समूह बनाने में मदद करता है। अब देखिए यहाँ पे ध्यान रखिएगा, गुणों के अनुसार आकृतियों को पहचान रहा है कि ये देखिए, ये जो है इसमें 4 भुजाएं हैं और चारों भुजाएं समान है, इसका मतलब है कि ये वर्ग है। ठीक है, ये जो है आयत है क्योंकि आमने सामने की भुजा बराबर है, इसलिए ये आयत है, इसमें कोई भुजा नहीं है, ये एक वर्ग है, ये एक सर्कल है। ठीक है, वृत्त है, ऐसे समझिए। तो यहाँ पे गुणों के आधार पर चीजों को बना रहा है। ठीक है, तो 16वें प्रश्न का है यहाँ पर ये स्तर कहलाता है वर्गीकरण स्तर। तो यहाँ पे आंसर है ऑप्शन सी। शून्य की अवधारणा को सिखाना चाहिए। अगर आप बच्चों को शून्य की अवधारणा सिखाते हैं तो हम बच्चों को केवल परिभाषा नहीं बता सकते, प्रतीकों के माध्यम से नहीं, बच्चों को अनुपस्थिति के माध्यम से, खाली स्थान, हम बच्चों को बताएंगे कि देखिए ये एक बॉक्स है जिसमें 2 बॉल्स हैं, ये एक बॉक्स है जिसमें 1 बॉल्स है, और ये एक बॉक्स है जिसमें कोई बॉल नहीं है। तो जो जिसमें कुछ भी नहीं होता, जो खाली होता है, उसी को हम जो है शून्य की अवधारणा समझते। ऐसे बच्चों को हम कॉन्सेप्ट से धीरे से समझाने का प्रयास करेंगे। 17वें का आंसर है सी। बच्चों को भाग की समस्याएं हल करने में कठिनाई होती है क्योंकि, क्यों ऐसा होता है? क्योंकि जो है भाग की समस्याएं जो है दैनिक जीवन में कोई उपयोगिता नहीं है, या फिर हल करने में कोई अनौपचारिक कलन या विधियां नहीं होती है, या फिर भाग की समस्या हल करने के लिए यह आवश्यक है कि विद्यार्थी को जोड़, गणा, घटाव, इन सब चीजों के बारे में पता होना चाहिए। आंसर है सी। ठीक है, खेल आधारित शिक्षण किस प्रकार के शिक्षार्थियों के लिए उपयोगी होता है? तो खेल आधारित जो शिक्षण होता है वो सभी प्रकार के बच्चों के लिए जरूरी होता है। कोई ये नहीं कह सकता कि केवल जो है कमजोर बच्चों के लिए खेल क्रियाएं कराना चाहिए या उच्च स्तर के बच्चों के लिए कराना चाहिए, नहीं, सभी प्रकार के बच्चों के लिए। आंसर है डी। राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 गणित और कंप्यूटेशनल सोच के महत्व को बढ़ावा देती है क्योंकि, तो देखिए ये जो न्यू एजुकेशन पॉलिसी है, ये गणित के अंदर जो है सोच, गणित को लेकर के बच्चे के अंदर सोच बढ़ाने को जो है महत्व दे रही है। तो 20वें प्रश्न का उत्तर है यह एआई, मशीन लर्निंग और डेटा साइंस आदि जैसी उभरती हुई तकनीकों का आधार है। ठीक है, आंसर है ऑप्शन ए। आज के समय में जो मशीन लर्निंग है, डेटा साइंस है, या फिर जो है हम कह सकते हैं आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस है, या फिर हम कह सकते हैं जो आईटी सेक्टर में वर्क हो रहा हो, चाहे कोडिंग करना हो, ये सारी चीजें जो है मैथ से रिलेटेड है, कोरिलेटेड। तो ये कहीं ना कहीं इन सब चीजों का आधार है, बेस है, इसलिए बहुत जरूरी है कि इनको महत्व दिया जा रहा है। आंसर है ऑप्शन ए। राष्ट्रीय पाठ्य चर्चा रूपरेखा 2005 के अनुसार गणित के टीचर को इस किस ओर जो है ध्यान केंद्रित करने की जरूरत है? तो इनको किस तरफ ध्यान केंद्रित करने की जरूरत है? तो स्मरण और गहन रूप से एल्गोरिदम को बढ़ावा देना या गणितीय विचार? देखिए गणितीय विचार तो होगा, सही उत्तरों के लिए एकमात्र अधिकारी बनाना नहीं। आंसर है, हम तुरंत आंसर ऑप्शन ए लगा देंगे, ऑप्शन बी, मतलब ऑप्शन बी का मतलब केवल उत्तर यहाँ पे बी सही होगा। तर्क एवं विश्लेषण क्षमता को मापने के लिए क्या उपयोगी होगा? तो बच्चे के अंदर तर्क करने की क्षमता है कि नहीं, वो चीजों को विश्लेषण कर पाता है कि नहीं, मतलब विश्लेषण करना के मतलब किसी भी क्वेश्चन को कई हिस्सों में तोड़ना, उसका विश्लेषण करना, यही होता है। ठीक है, तो ये बच्चे के अंदर अगर क्षमता मापनी है तो सबसे बेहतर तरीका होता है बच्चों को पजल्स दो, लॉजिकल क्वेश्चंस दो। ठीक है, ऐसे गणितीय जो है क्वेश्चंस दो जो बच्चे के सोच को प्रोत्साहित करे और ये बताए कि बच्चा जो है अब सारी सोच का है कि अभी सारी सोच का है। ठीक है, बात यहां समझ गए। 23वां है, निम्नलिखित में से कौन सा जो है भारतीय गणित से संबंधित नहीं है? तो भारतीय गणित से संबंधित नहीं है, तो आंसर है चरक संहिता। ये देखिए, ये आयुर्वेद से संबंधित है। ठीक है, इसका संबंध आयुर्वेद से है। आंसर है डी। गणित में मूल्यांकन की किस विधि से संपूर्ण सीखने का आकलन होता है? ऑप्शन है ए, सतत और व्यापक मूल्यांकन। ठीक है, संख्या दी गई है और इसके स्थानीय जो है मानों का अंतर बताना है। तो देखिए यहाँ पे 7 और 5 के स्थानीय, तो कुछ नहीं, जो प्लेस वैल्यू होता है उस संख्या को लीजिए
और उसके आगे अपनी प्लेस वैल्यू जो भी है उस उतने ही जीरो लगा दीजिए। उसके बाद 5 लिखिए, उसके आगे 1 2 3 4 जीरो लगाइए। ठीक है, इसमें से हमको 70 घटाना है, 10 में से 7 3 आ गया। ठीक है, 9 आया, 9 आया, 4 आया। कहाँ है आंसर? आंसर है सी। ठीक है, गणित की कक्षा में विद्यार्थियों में जो भिन्नता देखने को मिलती है, व्यक्तिगत भिन्नता देखने को मिलती है, उसकी पहचान के लिए निम्नलिखित में से कौन सी जो है आकलन तकनीक उपयुक्त नहीं होगी। तो अगर व्यक्तिगत भिन्नता मापना चाहते हैं, जानना चाहते हैं, तो जो सबसे जो जो उपयुक्त नहीं विधि मानी जाएगी वो है योगात्मक आकलन। आंसर है बी। योगात्मक आकलन में क्या होता है कि ये ज्यादातर जो है समग्र कम प्रदर्शन के लिए मापा जाता है। भाई ऐसा होता है कि पेपर है, पेपर के आपने टॉपिक पढ़ा है और टॉपिक के बिल्कुल लास्ट में, मतलब पेपर के लास्ट में, पूरे साल के आखिर में आपने कोई परीक्षा या कुछ भी, जो भी आपने जैसा भी तरीका अपनाना हो वो अपना लिया। तो इससे क्या होता है कि भाई व्यक्तिगत भिन्नता नहीं नापी जा सकती। सबको एक जैसा पेपर माप दे दिया, सब बच्चा लग गया उस पेपर को सॉल्व करने में, तो ये जो है ये एक तरीके से संपूर्ण प्रदर्शन के लिए ज्यादा ध्यान केंद्रित कर रहा है। आंसर है ऑप्शन सी। और ये एक अच्छी विधि भी नहीं मानी जाती है बच्चे के आकलन के संदर्भ में। यदि बच्चा जो है बार बार जोड़ने में गलती करता है तो टीचर को क्या करना चाहिए? तो भाई बच्चा अगर बार बार गलतियां कर रहा है तो टीचर को उसकी गलतियों का विश्लेषण करना चाहिए और पुनः समझाने का प्रयास करना चाहिए। आंसर है सी। निम्नलिखित में से क्या गणित की एक प्रयोगशाला की विशेषता को निरूपित करता है? तो गणित की प्रयोगशाला के रूप में जो है जानना है, तो देखिए 28वें प्रश्न का, यह अनौपचारिक अन्वेषण के द्वारा गणित में आनंद लेने का स्थान है, यह प्रयोगों के द्वारा गणितीय प्रमेयों को सिद्ध करने का अवसर प्रदान करती है, नहीं, ये कंजक्चर बनाने तथा उसकी जांच करने, देखने गए पैटर्न का सामान्यीकरण करने का अवसर देती है, या फिर जो है इसका उपयोग करके विद्यार्थी गणित के ज्ञान का आकलन करने तथा उसको ग्रेड देने के लिए करते हैं। तो नंबर सिस्टम हो गया, यहाँ पे तुरंत हटा दीजिए, इसको हटा दीजिए। आंसर है ए तो बिल्कुल सही है, ऑप्शन सी भी सही है, इसलिए ऑप्शन देख लेते हैं ए और सी। आंसर है सी। ठीक है, अगला प्रश्न है फ्लिप क्लासरूम विधि क्या क्या अर्थ है? तो फ्लिप क्लासरूम का मतलब होता है कि हम बच्चों को वीडियोग्राफी के माध्यम से जो है पढ़ाई करवाना, कक्षा में चर्चा करवाना। आंसर है ऑप्शन डी। शिक्षक जो है वीडियो सामग्री पहले देते हैं और फिर बाद में कक्षा में चर्चा होती है इससे रिलेटेड। ठीक है, मुख्य उपागम जिसकी सलाह राष्ट्रीय पाठ्य चर्चा रूपरेखा 2005 में गणित के शिक्षण अधिगम को लेकर के की गई थी, वो क्या है? जहां पर भी रचनावाद शब्द आ जाए तुरंत आंसर लगा देना। आंसर है ए। इसका मतलब क्या होता है? कई बार बच्चे कंफ्यूज रहते होंगे। अरे इसका मतलब यह है कि बच्चे जो है स्वयं की समझ और स्वयं का ज्ञान का निर्माण करते हैं, है ना, आलोचनात्मक जो सोच होती है उसको डेवलप करने का प्रयास करते हैं। बच्चे के अंदर सृजनात्मकता का विकास होता है। और बच्चा जो है इस विधि से क्या होता है, जो गतिविधियों से जो है अपने गणितीय कॉन्सेप्ट को सीखने का प्रयास करते हैं। तो गणितीय अवधारणाओं को सिखाने में भी जो है ये कॉन्सेप्ट बहुत काम आता है। तो आंसर है ऑप्शन ए। तो कुछ इस प्रकार के क्वेश्चंस हैं जो आपके एग्जाम्स में देखने को मिलेंगे। मैथ पेडागोजी में बहुत ही अच्छे क्वेश्चंस हैं, यही क्वेश्चंस आपके एग्जाम में डायरेक्ट पूछे जाते हैं। वीडियो अच्छा लगा हो तो प्लीज लाइक शेयर जरूर कर देना। चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज चैनल को भी सब्सक्राइब कर लेना। धन्यवाद।